रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा या रसूल अल्लाह, एक झलक आज दिखा ए गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। हाज़िरो नाज़िरो, हाज़िरो नाज़िरो, नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को अब तक टेलीविज़न की माह सयाम की ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ, जिसका आगाज़ असद अयूब साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत से कलाम के साथ हो चुका है। और आज मैं आपको बता दूं कि आज फिर हमने अपने प्रोग्राम को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा उसमें हमारे साथ हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब होंगे, शरई और दीनी रहनुमाई के हवाले से बात होगी। और तीसरे हिस्से में हम आप दोस्तों के लिए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता पेश करेंगे। और आते हैं ज़रा पहले हिस्से की तरफ, इसे बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो पहला प्रोग्राम का हिस्सा है, इसमें हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के हवाले से, तालीम के शोबे के बारे में बात करने वाले। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तालीम और सेहत का शोबा बाकी सारे शोबों से ज़्यादा मुतासर है, और हमेशा से एक कोशिश भी रही है अवाम की भी और हुक्मरानों की भी, जो वाकई जो दर्द रखते हैं अपने दिल में अवाम के लिए, उनकी कि किसी तरह
जो तालीम का शोबा है इसमें कुछ बेहतरी लेके आई जा सके। हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स का एक बड़ा मेजर किरदार भी रहा है। इसी हवाले से कभी कभी हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स की वजह से सारी परेशानियाँ और सारी हमें महंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा फीसें देनी पड़ती हैं प्राइवेट स्कूल्स की वजह से देनी पड़ती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात ठीक है, मगर इसी के साथ साथ हम इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल्स की वजह से ही पढ़ रहे हैं। मुल्क में जो शरह तालीम में अगर हम इजाफा देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स की वजह से ही है। और जहाँ 50-50 हज़ार या 40 हज़ार 30 हज़ार या जितने भी आप मैक्सिमम सोच सकते हैं उतने हज़ारों माहाना लेने वाले स्कूल्स हैं, वहाँ पे 500 रुपया माहाना लेने वाले भी प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं उन कच्ची बस्तियों में जो वाकई जहाँ से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स का एक बड़ा एक मुस्बत किरदार भी नज़र आता है, जहाँ कुछ हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब अप्रोच नज़र आती है। खैर, आज तालीम के शोबे के हवाले से बहुत ही अहम फ़ैसले होना थे और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब आज उन्होंने एक इजलास भी किया है और उसमें क्या उन्होंने फ़ैसले किए हैं, क्योंकि हमें ये पता चला था कि 1 जून से सूबा सिंध में स्कूल्स खुलने वाले हैं। और क्या 1 जून से स्कूल्स खुल जाएंगे? अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चों के टेस्ट का क्या होगा, पेपर्स कैसे होंगे उनके, वो अगली जमातों में कैसे जाएंगे, क्या वालिदैन उन्हें भेजते उनके फ़ीसें भरते रहेंगे या स्कूल्स में बच्चे जाएंगे तो कोरोना वायरस की वजह से जो ये खौफ है या जो इस मर्ज़ के हमारे बच्चों को, जिगर के टुकड़ों को वो मर्ज़ लग जाने का जो ख़तरा है उसको स्कूल्स कैसे देखेंगे। बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। आज हम इन सारे सवालात के हवाले से बात करेंगे। अभी हमने जो सईद गनी साहब की वो जो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की, इजलास के बारे में, उसमें जिन मेहमान से अभी हम बात करने वाले हैं ये भी वहाँ मौजूद थे और इनसे हम ये पूछेंगे कि आप लोगों के क्या मुतालबात हैं। आप क्योंकि मेरे ये जो मेहमान हैं सैयद तारिक शाह साहब, इनका ताल्लुक़ है ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से, ये उसके चेयरमैन हैं इस तंजीम के। तो हम आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि अब तो घरों में माँ बाप तंग आ गए हैं बच्चों की छुट्टियों से, क्या 1 जून से स्कूल्स खुल रहे हैं? क्या फ़ैसला हुआ है, क्या बताया गया? देखें, स्टीयरिंग कमेटी की जो आज मीटिंग थी उसमें 2 पॉइंट ऑफ एजेंडा थे कि एक तो 9-10 के एग्ज़ाम्स लेने हैं कि नहीं लेने, या और 1 to 8 एग्ज़ाम लेने हैं कि नहीं लेने, और दूसरा 1 से स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। ठीक है। तो जो बात आपने पहले की कि 1 जून से स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, उस पर हमारी बहुत सारी राय थी और जो डिसीजन आया है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा। कि मिनिस्टर एजुकेशन ने कहा है कि हम स्कूल नहीं इजाज़त दे सकते कि स्कूल खुलें, जबकि उसके डिसीजन आप स्कूल से हट के देखें तो मार्केट्स खुल गई हैं, गली में बच्चे खेल रहे हैं। जी हाँ। और सब जगह इंटरेक्शन हो रहा है। तो इससे बेहतर SOPs तो स्कूल बना सकता था कि वो फॉलो भी करवा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट का अपना मौक़िफ़ था जिस पर उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने 1 जून से मना किया कि नहीं करेंगे। अब कब खुलेंगे इसका डिसीजन भी कुछ अरसे बाद आएगा, नई मीटिंग होगी, दोबारा होगी, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल अब कब खुलें। अच्छा, यानी कि एक तो है स्कूल्स कब खुलेंगे, ये सिर्फ सूबा सिंध की, ये सूबा सिंध की मीटिंग थी। ओवरऑल पाकिस्तान में स्कूल्स के खुलने के हवाले से क्या डेट दी गई है? देखिए, डेट तो बहुत सारी दी गई हैं, वो एक्सटेंड होती जा रही हैं जा रही हैं। फ़ैब से डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं और अब जो नई डेट स्टैंड करती है फेडरल गवर्नमेंट की वो है 15 जुलाई। तो वो भी हमें इस बात का है कि अंदेशा कि हो सकता है ये आगे बढ़ा दें, लेकिन उस बढ़ाने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जब सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का यही मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन को स्मार्ट होना चाहिए, तो फिर स्कूल्स को भी स्मार्टली रन किया जा सकता है। ओके, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अगर हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो दुनिया भर में इस कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा के तेज़ी से फैलने की के डर की और खौफ की वजह से पूरी दुनिया को बंद कर दिया गया ना, मतलब जो एक हेल्थ एमरजेंसी के तहत। अब ये जो स्कूल्स के बंद होने वाला इशू ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रह गया, पूरी दुनिया का इशू रह गया। अब दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनको अपनी आवाम और अपने बच्चों और आने वाली नस्लों की बड़ी फिक्र है, उन लोगों ने किस तरीक़ाकार को अपनाया है ताकि हम भी उस मॉडल को फॉलो करके पाकिस्तान के लिए कुछ एक बेहतर तरीक़ेकार अपना सकें? नहीं, बिल्कुल बात सही की आपने कि दुनिया जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जहाँ हम फॉलो करें तो वहाँ पर अब स्कूल खुलने के फेज़ में आ रहे हैं। बहुत सी जगहों पे खुलना शुरू हो गए हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि स्कूल खोल लेंगे, लेकिन दूसरे फेज़ में आप ये देखें
कि वो पहले से ही ऑनलाइन टीचिंग की तरफ कन्वर्ट हो चुके थे। अच्छा। तो उनके लिए स्कूल बंद करना इतना कोई मसला नहीं था, उन्होंने बंद करके ऑनलाइन टीचिंग की, बच्चों ने घर से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जैसे मुल्क के अंदर जो डेवलपिंग फेज़ के अंदर हैं, वहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुई है। हम फ़ोन तो घरों पर ले आए हैं, लेकिन फ़ोन को सही तरह इस्तेमाल करना हमारे यहाँ लोगों को नहीं आता अभी तक। और लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ये सब हमारे घरों से ख़त्म हो चुके हैं। और अगर ये भी चलें, ये लोग फराहम कर लें या हर एक के बाद एक लैपटॉप भी हो, लेकिन घर के अंदर 4 बच्चे हैं, चारों के लिए अलग अलग लैपटॉप कैसे आ सकता है? एक टाइम पे क्लासेस होंगी। तो ये एक बेसिक से इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में केटर नहीं किए जा सकते, इसलिए हमने ये कहा तो था। ऑनलाइन एजुकेशन वाला जो मामला है वो यानी कि जो जिस मॉडल पे जो बाहर की दुनिया काम कर रही है वो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। इसके अलावा और कौन सा फॉर्मेट है जहाँ पे देखिए अप्लाई हो सकता है, इसमें टाइम लगेगा। अब से हम शिफ्ट होना शुरू होंगे तो 1-2 सालों के अंदर हो सकता है हम इसमें कोई मैकेनिज्म लेकर आ जाएं। लेकिन देखिए और तरीक़ेकार ये है कि हमने आज भी डिमांड ये की थी कि चलिए फर्स्ट से आप नहीं समझते कि स्कूल खुल जाए, लेकिन फर्स्ट से एकेडमिक स्टाफ और एडमिन स्टाफ को आने की इजाज़त दी जाए। टीचर्स बड़े होते हैं, वो SOPs और ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं, तो वो स्कूल आएंगे, स्टडी पैक्स बनाएंगे, नए करिकुलम बनाएंगे, ताकि बच्चों को घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ घर पे प्रोवाइड कर दिया जाए पढ़ने के लिए, ताकि आसानी से वो कर सकें। लेकिन अभी भी उस पर गौर कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने कहा है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इस पर हम बात ज़्यादा तफसील में करेंगे। तो हमारी सजेशन ये चले फर्स्ट से ना खोलें, आगे जाके इसको एनालाइज कर लें हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि स्कूल बेहतर तरीके से कब और डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मीनवाइल स्कूल का ऑफिस खुल जाए, स्कूल का एडमिन स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ आ जाए, ताकि हम बच्चों को घर पे वो मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। अच्छा, वैसे इनके पास क्या मतलब जो स्टाफ है वो भी स्कूल नहीं आ सकता? बच्चे तो ना आए, जो बड़े हैं मतलब टीचर्स हैं या जो मतलब जो ऑफिस स्टाफ है, जो भी स्टाफ होता है आपका, वो भी ना आ सके, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों बना? मतलब कोई तो लॉजिक होगी ना इनकी। इसके पीछे रीज़न तो एक वही था स्टार्टिंग में कि टोटल लॉकडाउन किया गया कि कोई जो है ना वो ज़्यादा लोग एक जगह पे जमा नहीं होंगे। एक दफ़ा 144 जो लगा दी गई थी, लेकिन अब सिनेरियो के अंदर मामला डिफरेंट हो गए। अब तो हर जगह आवाम, आप देखें रोडों पे ट्रैफिक कितना है, मॉल्स शॉप्स के अंदर कितना रश है, तो टीचर्स तो फिर भी 1-1, 2-2 क्लास के अंदर आराम से स्कैटर्ड होकर बैठ सकते हैं और ये काम किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को शायद अभी इस बात पे रजामंदी नहीं है कि वो स्कूल्स को अलाउ करें। बिल्कुल सही। इस हवाले से बात करते हैं और अभी हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर स्कूल्स खुलते हैं, अगर जो सारे प्राइवेट स्कूल्स वाले स्कूल खोलते हैं, तो वो क्या SOPs जो हैं वो लेके आ सकते हैं और जिससे गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी मान जाए और बच्चों के वालिदैन भी मान जाएं कि हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज जगह पे जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। आप दोस्तों के जहन में भी कोई सवाल हो तो आप ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम में कॉल करके आप अपना सवाल शामिल कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, हमारी खुसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान, ये है हमारी अब तक टेलीविज़न की माह सयाम की खुसूसी नशरियात, जिस पे आज प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम तालीम के शोबे के हवाले से बात कर रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद तारिक शाह, जो कि चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। और इनसे वक्फे से पहले एक बड़ी अहम नुक्ते बात हो रही थी कि स्कूल्स कब से खुल रहे हैं और हुकूमत की जानिब से क्या क्या अहकामात जारी हुए हैं। तो अभी तक जो बात हुई उसमें यह था कि स्कूल्स में अभी भी स्टाफ को आने की इजाज़त नहीं दी गई है, बच्चों की तो दूर की बात है। और स्कूल्स खोलने के हवाले से 1 जून को स्कूल खोलने थे और अभी तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्कूल्स जो हैं बंद कर दिए गए हैं। 8वीं जमात तक वो बच्चों को वो उनके पिछली जो कारकर्दगी रही है उनके इम्तहानात में, उसको देखते हुए उनको प्रमोट करने के हवाले से बात हुई है। अभी स्कूल्स के जो मालिकान हैं वो कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं। जो हमारे हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी हो रहे हैं उससे कुछ ख्यालात मुख्तलिफ हैं। तारिक शाह साहब का कहना है कि हम SOPs के ज़रिए स्कूल को चला सकते हैं। जानते हैं इनसे क्या SOPs आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कौन से SOPs हैं जो आलमी इदारा सेहत की हिदायत के ऐन मुताबिक हैं और जिससे पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक जहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो नहीं दी जा रही, मगर ये वाले SOPs को सामने मद्देनज़र रखते हुए स्कूल्स को शुरू किया गया, उनके बारे में जानते हैं। जनाब देखिए बिल्कुल, इसमें बहुत सी बेसिक से मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि एक तो ये है कि बच्चों को मास्क पहन के आने हैं। ठीक है, मास्क में अगर मुश्किल है तो आजकल एक नई चीज़ आई है, शील्ड्स आई हैं, वो जो बच्चों के लिए कन्वीनियंट है।
तो उसको स्कूल भी प्रोवाइड करवा सकता है, पेरेंट खुद भी ले सकता है, या मास्क पहन के आ जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के पास हैंड सैनिटाइजर्स होने चाहिए, और अगर नहीं है तो स्कूल प्रोवाइड कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मास्क भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि घरों में मास्क पता नहीं, क्योंकि जो हमने देखा है, जो चाइना में भी जो कुछ वीडियोस वगैरह में देखा है, वो मास्क पहन के बच्चा आता ज़रूर है और वो आके वो मास्क फेंकता है और स्कूल वाले नया मास्क देते हैं कि ये लगाइए, और उसके साथ साथ जो है उन्हें वो उनके पाँव जो हैं वो उनको स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया जाता है। लेकिन देखिए ये सारी कॉस्ट जो है ना, थोड़ी बहुत तो पेरेंट को भी बेयर करनी पड़ेंगी। मास्क हो गया, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर मास्क हम चेंज करेंगे तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट इंकर हो सकती है। तो ये पेरेंट अगर मास्क की जिम्मेदारी ले तो, और मास्क पहन कर आए, हैंड सैनिटाइजर्स की जिम्मेदारी स्कूल ले ले, और हैंड वॉशिंग को प्रमोट किया जाए, और बच्चों को जो है वो डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जाए, और कि स्कूल्स को 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में कंडक्ट किए जाए, कोर सब्जेक्ट्स लिए जाएं। 3 शिफ्टों में क्यों? 3 शिफ्टों में इसलिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रह सके, यानी कि कम बच्चे एक क्लास में, क्योंकि देखिए एक क्लास है उसमें 20-25 बच्चे हैं, अगर हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो 10-12 बच्चे एक सेशन में बैठेंगे, और हम क्लासेस का ड्यूरेशन भी कम करें, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके अंदर जो है वो 2 हिस्सों में स्कूल लगे, पहले हिस्से में एक बैच आए, दूसरे हिस्से में दूसरा बैच आए। तो ये बहुत डुएबल वाले मामला हैं, इसको केटर किया जा सकता है। और उसके साथ साथ बच्चों की रेसेस ख़त्म कर दी जाएँ, वो क्लास में ही रहें, बाहर ना निकलें ग्राउंड के अंदर, अगर स्कूल के अंदर ग्राउंड है तो वो इस तरह से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बच्चों को, और क्लास के अंदर टीचर हर वक्त मौजूद रहें, किसी वक्त भी बच्चों को आइडली ना छोड़ा जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर हम टीचर को छोड़ कर चले जाएँ फिर बच्चे आपस में मिलने लगें तो फिर वो मसला हो। लेकिन ये कि मामला हो सकते हैं, जो लोगों का जो डर है कि जो है ना बच्चे मिलेंगे, बच्चों को कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि बड़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बच्चे कैसे किए जाएंगे, लेकिन बच्चों को अगर डांटा जाता है ना तो वो समझ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और स्कूल में वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। बेशक। तो और यही वही बच्चा है जो अगर स्कूल नहीं आएगा तो गली में तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है ना, वो मोहल्ले में खेल रहा है, तो क्या वहाँ से खुदा ना खास्ता कोरोना नहीं कैच कर सकता वो? अच्छा देखें, जिन SOPs की आप बात कर रहे हैं, इससे आप लोगों के लिए भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और माँ बाप के लिए भी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाएंगी, तो इससे अखराजात भी बढ़ेंगे आप लोगों के। तो उस हवाले से क्या कहते हैं, फिर फीसें बढ़ाने की बात की जाएंगी आपकी जानिब से? नहीं, देखें जब ये सिक्योरिटी रिस्क आए थे APS के बाद, आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, जब भी हमने सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अपने ऊपर लिए थे, और जितने भी गार्ड लगाना, सिक्योरिटी मेजर्स, वो भी तो हमने लिया था, वो एक नेशनल कॉज था, हमने बच्चों का साथ दिया और पेरेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला, तो ये भी एक नेशनल कॉज है। अगर हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये प्रिकॉशंस कर लेंगे और बच्चों को तालीम दे सकेंगे, क्योंकि अभी बच्चे तालीम से बहुत दूर हैं, और मैं आपको बताऊं अभी भी जब भी स्कूल खुलेगा बच्चे ब्लैंक वापस आएंगे, उनको कुछ याद नहीं होगा कि उन्होंने पिछले साल क्या पढ़ा। तो ये एक फैक्टर है, हमें बच्चों को तालीम के साथ रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कोरोना इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाला, ये हम सब पढ़ रहे हैं कि ये डिफरेंट फेजेस में आता रहेगा, और अगर इस तरह मामला रहेंगे तो हम कैसे चला पाएंगे अपनी ज़िंदगी। तो हमें इसमें अगले 6 महीने बाद पता चला कि जनाब फिर से कोरोना वायरस आ रहा है, तो क्या करेंगे? आपको इसमें इंडल्ज होना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी के साथ सेफ्टी मेजर्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और ये वो वाली सेफ्टी मेजर्स मैं आपको बताऊं कि ये इस्लाम में बहुत पहले बता दिए गए थे कि आपको हाथ साफ रखने हैं और आपको सफाई निस ईमान है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमें आज कर रहे हैं। तो ये सब SOP जब फॉलो करेंगे तो स्कूल चल सकता है। बिल्कुल सही हो गया। अभी हमें एक और नुक्ते पे बात करनी है कि स्कूल्स के अखराजात, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल तो नहीं चल रहे, अखराजात तो कम हुए होंगे, फीसों के हवाले से क्या है, माँ बाप फीसें दे रहे हैं या फीसें कम कर रहे हैं, आइंदा की क्या प्लानिंग होगी, इस बारे में मुझे बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, हमारी खसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। या रहीम या रहमान रमज़ान, ये है हमारी रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं तालीम के शोबे के हवाले से। और मेरे साथ सैयद तारिक शाह मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। तारिक शाह साहब से बात जो हुई अभी तक, उसमें हमने बात की स्कूल्स के खुलने के हवाले से और दुनिया भर में क्या मॉडल यूज़ किया जा रहा है, किस मॉडल के तहत स्कूल्स खोले जा रहे हैं या बच्चों को तालीम दी जा रही है, उस हवाले से बात हुई। अभी हमने वक्फे से पहले SOPs के बारे में बात की कि जो हिफाजती इक़दामात हैं जिनको फॉलो करते हुए, जिनको अपनाते हुए
स्कूल्स को खोला जा सकता है। और ये एक बड़ी एक वैलिड आपकी रीज़नेबल बात थी कि ये सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है, ये इन 2-3-4 महीनों की बात नहीं है। कोरोना वायरस तो एक हमेशा से हमेशा के लिए हमें मुहतात रहना होगा, हमें वो सारे हिफाजती इक़दाम अपनाने होंगे कल को भी, कि आइंदा भी किसी और वबा से महफूज रहने के लिए सेहत के शोबे और ये जितने भी जरासीम से हमें अपने आप को पाक रखने के लिए और एक दूसरे को महफूज रखने के लिए हमें वो सारे इक़दाम करने होंगे। तो इसी हवाले से बात कर रहे थे हम लोग वक्फे पे जाने से पहले कि जब हम वापस आएंगे तो हम इस नुक्ते पर बात करेंगे, क्या बच्चों के स्कूल्स ना जाने की वजह से स्कूल्स के अखराजात कम हुए, और क्या बच्चों के स्कूल ना जाने की वजह से स्कूल खुलने की मुय्यना मुद्दत अभी वाज़ेह ना होने की वजह से क्या फीसें वक्त पे आना शुरू हुई। इस हवाले से हम बात करेंगे। तो तारिक साहब, क्या ख्यालात रखते हैं आप इस हवाले से? अखराजात कितने कम हुए और स्कूल बंद होने से किसको प्रॉफिट हुआ है, माँ बाप को, स्कूल मालिकान को, या हुक्मरानों को? देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि आपका सवाल अच्छा है। इसमें लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि स्कूल ज़्यादातर जो कॉस्ट होती है इसकी वो फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट वो कि स्कूल खुला हो या बंद हो तो वो आपको अखराजात करने ही करने हैं। तो टीचर्स की सैलरी वो आपको देनी ही देनी है, आपको बिल्डिंग का रेंट वो आपको देना ही देना है। तो ये सब जब मामला हैं, टैक्सेस आपको देने हैं, तो ये यूटिलिटीज़ इस बार जो आई हैं वो तो और बढ़कर आई हैं, क्योंकि जो नेप्रा और के इलेक्ट्रिक है उन्होंने एवरेज बिलिंग की है। ये सिर्फ स्कूलों का मैटर नहीं है, इसमें पूरी जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी भी एवरेज बिलिंग आई है। तो उल्टे अखराजात बढ़ गए हैं हमारे, जो आम हालात में नहीं होते। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हैं यूटिलिटीज़ के ऊपर। पानी का लोग कहते हैं बचत हुई, पानी का तो फिक्स बिल होता है, तो वो भी हमें देना होता है। प्रॉपर्टी टैक्स वो भी हमें देना होगा। मतलब ये सारे फिक्स चीज़ें हैं। हार्डली 5% बहुत ज़्यादा जाके मैं कह रहा हूँ इसकी इतनी बचत हो सकती है कि चलें एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर नहीं हो रही होंगी, वर्कशीट नहीं दी जा रही होंगी, तो चलें 5% का थोड़ा सा मार्जिन उसमें आ जाएगा। अच्छा, मगर वो कहते हैं कि देखें, स्कूल एजुकेशन जो है एक बिज़नेस है, ठीक है, मतलब तालीम को कारोबार के तौर पे चलाते हैं। जितने भी स्कूल के मालिकान हैं, जितने बड़े बड़े हम स्कूल देखते हैं, जब पूरा साल इतना कमाते हैं तो अगर 2-3 महीने छुट्टियों में अगर वो नहीं बच्चे स्कूल जाते तो ऐसी कौन सी परेशानी हो जाती है? ये भी तो बिल्कुल सोच है। और उसका जवाब से मैं एक ही देता हूँ कि अगर कोई जॉब कर रहा है वो 3 महीने या 2 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो क्या वो भी उसी रास्ते से गुजरेगा जिससे हम आज गुजर रहे हैं? तो उन्होंने भी साल दर साल सैलरीज ली हैं, कमाया है, तो क्या उन्होंने इतनी सेविंग नहीं की? कोई भी 3 महीने से ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकता, कोई भी इदारा क्यों ना हो। हमने अभी भी देखने सारी सैलरीज दी हैं और टीचर्स को बर वक्त हमने सैलरीज उनके पास पहुँचाई हैं, चाहे वो स्कूल आ रहे हो या ना आ रहे हो। लेकिन उसके बाद भी हमारी लिमिट है जो क्रॉस हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि हमने गवर्नमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की, हमने वॉलंटरली 20% फ़ीस कम कर दी। चलें, वबा है, मसाइल हैं, लोग भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, 2 महीने हम भी कम कर देंगे तो पेरेंट को एक ट्रांसफ़र हो जाएगा कि हमने चले उनका ख्याल किया, तो एक बर्डन उनका हमने थोड़ा सा ले लिया अपने ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने फीस पे नहीं की। अच्छा, लोगों के पास भी तो पैसे नहीं है ना, वो भी ये भी तो एक इशू है। एक गैर जिम्मेदारी अलग, और फिर पैसे ना होना ये भी एक इशू अलग है। लेकिन गवर्नमेंट ने पैसे ना होने में आप स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्कूल आपको डेफर कर देगा, आपको टाइम दे देगा, इंस्टॉलमेंट कर देगा। लेकिन इसका एडवांटेज उन्होंने भी लिया जिनके पास पैसे हैं, भाग गए जी सारे। वो तो उन्होंने ये समझा ना कि देखें, एक अमूमन जो एक लोगों का परसेप्शन अभी बन गया कि अब जब स्कूल खुलेगा हम जब ही फीस पे करेंगे। सही है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक पहली क्लास के बच्चे की 30,000 40 हज़ार रुपये फ़ीस है उनकी, तो जब स्कूल्स इतनी कमाई कर रहे होते हैं तो उस पर लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे रहे, इसलिए भागे हुए हैं लोग। मतलब तो आप भी उन्हीं स्कूल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स की। नहीं, देखिए, यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर हर कैटेगरी का स्कूल मौजूद है। 200 रुपये से लेकर टंडूवाला यार के अंदर 200 रुपये वाला स्कूल भी मौजूद है, प्राइवेट स्कूल जो 200 रुपये महीना, एग्जैक्टली। ओके। और 2 लाख रुपए वाला भी मौजूद है। सही है। देखिए, हर एक के अपने एक्सपेंडिचर्स हैं। नुमाइंदगी हम मेजॉरिटी उन स्कूलों की कर रहे होते हैं जो कम फीस दे रहे होते हैं, क्योंकि बड़े स्कूल अपने मैटर्स खुद ही डील कर रहे होते हैं। तो और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये जो ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, इसमें ये वाले स्कूल्स आते भी नहीं है शायद, ये प्राइवेट जितनी जी इनके अपने मैकेनिज्म है, वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन हम उनकी आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं जो स्कूल्स अब जो वाक़तन
कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो उस कैटेगरी ऑफ द पेरेंट को डील कर रहे होते हैं जो वाक़तन लेबर बेस्ड कह लें या डेली वेजेस पे कमा रहे होते हैं, उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट उन पे ज़्यादा प्रेशराइज कर रही होती है, तो उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो हम रिप्रेजेंट उनको ही ज़्यादा कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही हो लेकिन गया। जहाँ स्कूलों की मसाइल की बात आती है तो कलेक्टिवली हम उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं करते। सही, बिल्कुल सही। तो अभी आपकी फाइनल जो है, एक जुमले में अगर आप कहें कि हमारे मुतालबात जो हैं तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, मुतालबात सीधे सीधे ये हैं कि स्कूल्स को की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसे रिलीफ पैकेजेस लेकर आए कि अगर हमें पाबंद किया गया है कि हम सैलरीज दें और हमें फीसेस नहीं मिल रही हैं, 10 to 15% फीस मिल रही है, तो रिलीफ पैकेज लाया जाए या कोई ग्रानेड स्कूल को दी जाए ताकि वो जो एक बहरान खुदा ना खास्ता आगे मुझे नज़र आ रहा है क्रिएट होता हुआ कि टीचर्स अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो रेंटल बिल्डिंग्स हैं, वो भी मालिक मकान खाली कराने के लिए कह रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वबा से जब हम निकलेंगे तो खुदा ना खास्ता कहीं हम एजुकेशन क्राइसिस में ना आ जाएं और वो मैनेज करना उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे बात आपकी सही है। हम तालीम और सेहत के शोबे के हवाले से हमेशा बात करते हैं और कोरोना वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जनाब फाइनली हमने सेहत के शोबे में बड़ा काम किया। हमने इस सेक्टर पे जो है ये चीज़ें जो नहीं थी आज हम वही करना शुरू हो गए हैं। आज मास्क और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं ये हम दूसरे ममालिक में भी भेज रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे इस शोबे में तो काम हो गया, मगर इसकी वजह से कहीं ये ना हो कि जो तालीम के शोबे में रहे सहे सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स ही हैं जिनसे हमारे बच्चे और आपके बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, इन बच्चों की तालीम मुतासिर हो जाए। और अगर ये स्कूलों को ताले लगना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत से स्कूल किराए पे हैं, किराए की बिल्डिंग्स के ऊपर, अब उनको किराया तो देना है मालिकान को। जब वो नहीं दे पाएंगे, स्कूलों को ताले लग जाएंगे, तो बच्चे कहाँ से तालीम हासिल करेंगे? दुनिया का मुकाबला करना है हमने, या तो अपने सरकारी स्कूलों को इस सतह पे ले आएँ कि ताकि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर ज़रूरत आपको पता है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे बच्चों को, हम सबको स्कूल्स की ज़रूरत है, तो फिर अपनी एक पूरी ऑनेस्टी और मुखलसी के साथ जो है आप इन सारे लोगों का इनके मसाइल हल करें, जिसमें वालिदैन भी आते हैं और स्कूल के मालिकान भी आते हैं। और ये वो स्कूल्स हैं जो वाकई तालीम फराहम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे इलाकों में स्कूल्स बने हुए हैं जिनमें बहुत कम फीसों के ऊपर, मतलब सिर्फ बहुत ही कम मुनासिब माकूल फ़ीसों के साथ जो है वो बच्चों को तालीम फराहम कर रहे हैं। तो ये ना हो कि ये सारी दुश्मनी उन स्कूलों के साथ निकल जाए और वो बेचारे जो हैं वो जो एक नेक काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो सके। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए हैं, आज बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा, जो भी बेहतरी की तरफ जो है वो सारे मामलात आएंगे। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाएंगे, जहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे शरई और दीनी रहनुमाई के हवाले से बात होगी, इस्तिखारा के हवाले से बात होगी। दौरान वक्फा भी आप कॉल कर सकते हैं, कहीं मत जाइए, हमारी खसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को हम फिर से खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पे हमारे साथ एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, जो कि एक वेलफेयर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। सिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट से इनका ताल्लुक़ है, चेयरमैन है वहाँ के। हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ हैं, जिनसे हम इस्तिखारा के हवाले से अमूमन हम बात किया करते हैं और दीनी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात करते हैं। आप दोस्त भी कॉल कर सकेंगे, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351234551। इस पर रब्ता करके आप प्रोग्राम में अपना सवाल जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो जितना जल्दी आप रब्ता करेंगे, जितना जल्दी आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे, हम आपके जवाबात जो है उस हिसाब से आप तक पहुँचा सकेंगे। बशीर साहब से बात करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। अच्छा बशीर साहब, अभी वक्फे से पहले ना हम बात कर रहे थे कि ये लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो स्कूल्स के लिए जो अभी तक पॉलिसी बनाई है उस बारे में बात हो रही थी, जिसमें स्कूल मालिकान और ये सारे लोग बड़े परेशान। तो ये सिर्फ स्कूल्स के ही बात नहीं है, जितने भी और शोबाजात हैं उसमें भी लोगों को शिकायत हैं कि किसी तरह हमारे मसाइल हल हो सकें या हम अपने मसाइल को ख़ुद हल की तरफ लेके आ सकें, कारोबार जो है वो बेहतर कर सकें। कारोबार की बेहतरी ये लाजमी है या सारी अब हमेशा हम कोरोना के डर से
हम खौफ के साथ सब कुछ तबाह करते जाएंगे? ज़रा इस हवाले से बताइए। एक आम शहरी के जो मसाइल हैं मैं वो जानना चाह रहा हूँ, जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं, कारोबार ख़राब हुए हैं। सबसे पहले क्या हुआ? नौकरियाँ चली गई लोगों की, या उनको वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, नौकरियाँ तनख्वाहें आधी कर दी। अब करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुतासिर हो रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप सोशल वर्कर होने के नाते आप क्या कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 3 दिन पहले मेरी एक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे में तकरीबन 65 करोड़ रुपए की तनख्वाह जाती है माहाना। उन्होंने कहा मैं कितने महीने तक तनख्वाह दे सकूँगा? 65 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह अगर जाती होगी तो बकिया भी अखराजात होते होंगे। तो मकसद कहने का ये है कि बहुत सारे इदारे अपने मुलाजिमों की छांटी करना शुरू कर चुके हैं। रियासत को इस वक्त बहुत ही गौर करना होगा। और मेरी इस दौराने में हर एक से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से भी, सदर साहब से भी, और बड़ी शख्सियतों से मुलाकात हुई, और कारोबारी हज़रात में भी बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूँ। तो हर जगह मैंने यही कहा है कि हमें मतलब भी नहीं, मेरा बुनियादी मकसद ये है कि आप सोचिए अब क्या होगा। देखिए हम अपना तो रोल अदा कर रहे हैं जो सैलानी करना था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था कि हम इंशाअल्लाह 2 अरब रुपये जमा करके ये काम करेंगे। कोरोना में खाना राशन हम अब तक तकरीबन 50 लाख लोगों का खाना पका चुके हैं। इन कोरोना के दिनों 50 लाख लोग खाना पका चुके हैं। तकरीबन 60 लाख किलो आटा बांट चुके हैं, 60 लाख किलो। और तकरीबन जो है ना हमारे 6 लाख ख़ानदानों में हम राशन कमोबेश अब तक दे चुके हैं। रमज़ान के एंड तक और देना है। तो ये राशन बांटना या खाना पका कर खिला देना ये मसले का हल नहीं है। ये शोबा रज़ाक का हमारा नहीं है। रज़ाक के नुमाइंदे हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साइल आया तो उसको खाना नहीं दे दिया। ठीक है, खाना खिलाया, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने उसको रोज़गार पे लगाया। तो रियासत को चाहिए, मैंने इमरान खान साहब से भी कहा कि भाई आप ताजरों से मिलें। मेरे पास ऐसे ऐसे ताजिर हैं जिनके पास 50-50 हज़ार आदमी काम करता है। ऐसे ताजिर हैं मेरे पास जिनके यहाँ 85-85 करोड़ रुपये माहाना तनख्वाह जाती है। क्योंकि मैं खुद ताजिर हूँ, मेरा इदारा ताजिरों की, हमारा पूरा बोर्ड ताजिरों का है। इसीलिए हमारे पास अरबों रुपये जमा हो जाते हैं। हम अरबों रुपये जमा करते हैं। हमने 2 महीने में 2 अरब का काम कर लिया ये। और अब हमारा दूसरा इसके बाद जो है पार्ट ये है कि इंशाअल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद से हम 1 अरब का बजट शुरू कर रहे हैं 20,000 ख़ानदानों को रोज़गार पे लगाने के लिए, 50,000 रुपये कर्ज़ हसन देने के। सही, ये अच्छा है। ये नहीं तो भाई 20,000 ख़ानदान होंगे ना, रियासत तो करोड़ की है ना भाई। हाँ, वफाक ये कह रहा है कि 9 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, यानी हाथ मांगने वाले बन जाएंगे। तो भाई रियासत को चाहिए कि सनतें लगाए, जो सनतकार हैं उनसे मिलें। ये अपने ऐवान में बैठ कर सोचेंगे तो कुछ अच्छा। फिर इनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो इतनी मुखलिस है या नहीं वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन हमने 70 साल देख लिया क्यों कौन कितना मुखलिस है और कौन कितना मुखलिस नहीं है। इस कोरोना से कितना ब्यूरोक्रेसी ने कमाया है, एजेंसी ने कमाया है, वो भी सबको पता है। उसको छोड़ दीजिए। मुख्तसर कहने का, अगर आपके पाकिस्तान को बचाना है, गुर्बत से निकालना है, तो आपको इस पाकिस्तानियों को रोज़गार देना होगा। सही है। मुझे अभी आपने कहा कि ताजिरों से, मैंने बारहा ये कहा कि आप जो ताजिर कम्युनिटी आप उनसे मिलें ताकि वो नौकरियों में जो मामला, जो परेशानियाँ आई हैं वो भी हल हो सकें। क्यों नहीं मिलते हैं? क्या वजह क्या है? वो उनके जो मसाइल हैं ताजिर बरादरी के वो क्यों हल नहीं किए जाते हैं? और आखिर ऐसी वजह है क्या, क्यों नहीं मिल पा रहे? जब सबसे मिल रहे हैं, मतलब वज़ीर आज़म साहब हर वक्त किसी ना किसी से मिल रहे होते हैं, अगर इतने नेक नियति के साथ काम भी कर रहे हैं तो ये इतना अहम इशू है, इस पर क्यों बात नहीं होती? देखिए वज़ीर आज़म नेक नियत आदमी भी है, मैं इसकी इकरार करता हूँ कि देखो दिल तो अल्लाह ही जानता है। मेरी हर बात उन्होंने मानी है। मेरी 3 मीटिंग हो चुकी हैं, मेरी उन्होंने हर बात मानी है। और उन्होंने मुझसे लिस्ट भी मांगी है, मैंने लिस्ट भी दे दी है। ठीक है कि आप मिलें। लेकिन क्या है कि एक थोड़ा सा मसला ये हो गया कि सफ़र का वैसे तो होता था, कभी सोचा अभी इस्लामाबाद चले गए। अब तो सोचने के बाद मैं गया इस्लामाबाद, जब मुझे बुलाया सदर वज़ीर आज़म ने तो 15 घंटे मुझे जाने में लगे। बाय रोड जाना और यकीन माने 15 घंटे 16 घंटे में वहाँ पहुँचा हूँ। और वज़ीर आज़म हाउस से सीधा वापस कराची आया हूँ, रुका ही नहीं वहाँ पर। अच्छा, तो इस्लामाबाद 30-35 घंटे आप मुसलसल आप सफ़र में रहे हैं तकरीबन? मतलब बीच में एक जगह रात को क़याम कर लिया था हमने। मकसद कहने का ये है कि मैं अपनी अज़ानें दे रहा हूँ हर जगह पर, क्योंकि मैं ताजिर हूँ
और मैं नहीं चाहता कोई आदमी मांग कर खाए, बस ये सबसे बड़ी बुनियाद, ये मेरे नबी का फ़लसफ़ा है, ये मेरे नबी का पैगाम है। तो इस नबी के नाम पर मुल्क मिला है, खुदारा लोगों को मतलब इनके कारोबार पर लगाने के लिए ताजिरों से मुलाकातें हो। मैं यकीन करो ताजिरों से मिलता हूँ ना तो मुझे इनसे खुशी सोच मैं इनकी हौसला अफजा करता हूँ। यानी अगर मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, सिराज तेरी साहब है, पेप्सी के मालिक हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हालांकि मेरे बाप ने मैं कहता हूँ तुम और फैक्ट्री खोलो, वो कहते मैं कैसे खोलूँ, मेरे पास और आदमी कहाँ से लाऊं, मेरे खोल फैक्ट्री भाई तुम, क्योंकि भाई तुम अगर तुम्हारे पास आज 10,000 आदमी काम करते हैं, तुम 20,000 आदमी काम को लगाओ। नहीं तो हमारी ख्वाहिश यही है कि लोग काम पे लगें भाई। सैलानी अगर रोज़ाना 1.25 लाख आदमी खाना पका खिलाएगा तो ये एक अलग शोबा है, लेकिन रोज़गार पे लगाना ये सबसे बड़ी बुनियाद है। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप अब तक के इस तवस्सुल से हमारे अरबाब इक़्तिदार के पास मेरी आवाज़ पहुँचे और वो सोचें कि यार वाकई सबसे आसान काम तो ये, तुम्हारे पास रियासत में कुल 6 लाख तो नौकरियाँ हैं, हाँ, तो तुमको करोड़ों लोगों को नौकरी देनी कैसे तुम नहीं दे सकते। तुम ताजिरों के पास जाओ, खुद चल के जाओ ताजिरों के पास, बताओ क्या करना है। भाई दुनिया गई है ना, चीन कहाँ से पहुंचा, आगे इतना ऊपर कैसे पहुंचा, इज्जत दी ना ताजिरों को उन्होंने। तो बदकिस्मती हमारी है कि हमारे को सर उन्होंने छोटे छोटे बिजनेसेस जो है ना उनको प्रमोट किया है उन्होंने लोगों को। अब लोगों ने घरों के अंदर फैक्ट्रियां लगाई हुई तो वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया में सर हमारे पाकिस्तान में भी लोगों के अंदर ख्वाहिशें हैं। देखो सियालकोट देख लो ना, आप सियालकोट देखें जरा, करके दिखाया ना, एयरपोर्ट बना के दिखाया ना। अपनी उन्होंने वो गवर्नमेंट की जमीन थी, उन्होंने कहा अपना एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम ऊपर बना दिया ना, बना दिया उन्होंने। और हमारे पाकिस्तानियों को क्या किस चीज़ की कमी है भाई, सबको। लेकिन आप इनकी हौसला अफजाई करें, रियासत इनकी हौसला अफजाई करे, इनको इज्जत दे। जो एजेंसियां इनको लूट रही होती है ना, आज वो आ रहा है, आज वो आ रहा है, आज वो पैसे मांगने आ रहा है, इनसे आज़ाद करें इनको। काम करने दें। सही। ये FBR के और जो मामला आते हैं उनको भी दुरुस्त करें ना। ऐसे मामला करें कि FBR वाले पूरा तो खुद खा जाते हैं, देते क्या है रियासत को। इनकी अपनी तनख्वाहें देखें FBR वालों की, ये देते क्या है रियासत को, खुद ही खा जाते इतना सारा। ठीक है, तो करप्शन का वो जो करप्शन के खात्मे का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उन्होंने सबसे ऊपर से, उसको जरा ये सरकारी इदारों तक भी लेके आए, इन्हें चाहिए ताकि अरे यही तो सबसे बड़ा जरिया है करप्शन खत्म करने का, इनको सेट करे। अच्छा, ये सरकारी इदारे जो है सेट हो जाए तो काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे मामलात मुल्क के जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये मामलात का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बदतर होता जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो एक बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ना करे। कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है जी? नाहिद बोल रही हूँ कराची से। नाहिद बात कर रही हैं कराची से। नाहिद साहिबा क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ मौलाना साहब से, मेरी 5 साल हो गए, एक जुम्मा की बच्ची है, पता नहीं क्या मसला इनके साथ। एक को 5 साल हो गए, एक तो 1 साल हो गया। कोई कहता है करा हुआ है, कोई कुछ कहता है। हालांकि नफसियाती इलाज भी करा रही हूँ, कभी मारपीट करती रहती हैं, रोती रहती हैं, इस वजह से परेशान हूँ 5 साल से। और कभी अभी 2 महीने हो गए, काम नहीं है। गाड़ियों की सफाई करते हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही आजकल, इसमें परेशान। में 3 लड़की हैं, बस 2 लड़की जुड़वा की, इनके साथ ये मसला हो गया। अच्छा नाहिद जी, आपने कॉल किया है, शुक्रिया आपने कॉल किया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। हम अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमें बीच में ब्रेक तो नहीं आ रही हमारे पास? क्यों आज नहीं आएगी? नहीं, वो 1 गो में ही हमें जो है ना वो लेके चलना है। अच्छा, फिर बहन आपका इस्तिखारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कि आपने ये कहा कि एक तो शोहर बेचारे गारमेंट्स का काम था, 2 महीने से काम बंद हो गया। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे आका ने तो हमें फरमाया कि रमज़ान जो है मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। मैं अपनी इस तरह कहता हूँ कि रिस्क की मेराज का महीना है। हम जो है ना घर बंद होकर रह गए, अल्लाह हमारे यहाँ पर फरमाए। बकिया माची, अल्लाह ताला आपके शोहर को भी रोज़गार अता फरमाए, आपकी शहजादियों को भी ज़िंदगी अता फरमाए। आप कराची से बात कर रही हैं ना, तो हो सके तो मैं तो सैलानी पर ही होता हूँ, सुबह 11 बजे के बाद आप भेज दें। इनके लिए मैं ख़ास एक तावीज़ दिया जाता है अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला को, जो सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था, वो तावीज़ आपको दूंगा। दोनों बच्चियों का, इनकी नफ्सियाती परेशानी भी दूर होगी। बाकी आप इनको जो है ना हर नमाज के बाद ये पढ़कर दम कर दिया करें, या हादी या हादी या हादी, 111 मतलब पढ़ के दम करें। हादी के माने हिदायत के रास्ते पे चलाने वाली ज़ात, या हादी या हादी या हादी, 111 मरतबा नमाज में पढ़ के दम करते रहें। बकिया मैं इंशाअल्लाह में मुझसे जो है ना तावीज़ात मंगा लीजिए
अल्लाह चाहेगा तो करम होगा। रिस्क का महीना है, ख़ास करके सहरी के वक्त जब आप सहरी के लिए उठती हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में 2 रकात तहज्जुद अदा करके खूब अल्लाह से दुआएं मांगें। अल्लाह ताला आसमान दुनिया से ऐलान फरमाता है कि है कोई मुझसे रोज़ी मांगने वाला, तो आप खूब रोज़ी मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत करम करेगा। अल्लाह सर, इससे पहले कि हम लाहौर में अज़ान मगरिब की वजह से वक्फे पे जाएं और दुआ की तरफ जाएं, दुआ से पहले मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि एक बहसियत एक शहरी हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हो सकते हैं इस सारी सूरत हाल को देखते हुए? देखिए, हम इस वक्त जंगी हालात से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो रियासत है ना, इसको जंगी हालात समझे। और सबसे पहले तो जो है ना कि इत्तेफाक बरकत है, ये सूबों की जंगें ना, क्योंकि जब जंगल में हाथियों की लड़ाई से किसी का नुकसान हो ना, जंगल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बात सही है। तो ये जो हाथी लड़ रहे हैं ना, ये बंद हो जाए लड़ाई। ये रियासत की जो आपस की जंगें हैं ना, सूबा ये जंग ख़त्म करें और मिल बैठ कर बैठें और अपने अखराजात कम करें। अच्छा देखो, एक बात बताऊं, हमारी तो पॉलिसी ये है कि हम रियासत का पानी भी नहीं पीते, कहीं भी चले जाएं। लेकिन आप सोचें कि मैं 15 घंटे सफ़र करके गया हूँ ऐवान वज़ीर आज़म, हमसे पानी भी नहीं पूछा भी नहीं। मैं बराबर उनकी पॉलिसी बनी, मुझे अच्छा लगा। हाँ सही है, मुझे अच्छा लगा कि कोई बात नहीं कि यार ये खर्चे तो कम हुए कम से कम। चलें, शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि एक आदमी कराची से सफ़र करके इस्लामाबाद आया, कोई कहेगा यार ये तो बड़ी बेमुरती नहीं भाई, सिस्टम बन रहा है ना। हाँ, तो खाने पीने थोड़ी गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं वो सिर्फ बात होगी, बन रहा है। तो ये रियासती इदारों को अपने अखराजात कम करने होंगे, अपनी मराद कम करनी होगी। और ये याद रखें, अगर हमारा खसारा बढ़ गया तो हमारे दिफाई अखराजात कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल सही। और हमें कम से कम जो है अपने सियासी झगड़े जो है ना उसको कंट्रोल करना सबसे पहले ख़त्म किए जाएं। हाँ। और फिर इसके बाद ये सोचा जाए कि रोज़गार कैसे पैदा हो सकता है। रोज़गार के इस इदारे, रोज़गार की राहों में जो रुकावटें बनते हैं हमारे इदारे, उन इदारों को लगाम दी जाए टैक्सेस में। क्योंकि देखिए, टैक्स जो है ना वो हर आदमी जो है ना, जिसको मतलब यानी कि टैक्स बचाना होता है, भाई डायरेक्ट बोलते हैं ये लोग कि भाई ठीक है, रियासत तुमसे मांगती 20 लाख रुपए, हमें लाख रुपए तो ख़त्म तुम्हारे 20 लाख। वो अपनी कलेजी के लिए रियासत का बकरा ज़िबा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हिदायत दे इन्हें सबको। देखो, अभी चाहिए ये कि वो सब मिल बैठ के बैठें। अगर ये नहीं मिल पे बैठेंगे ना तो इनके ऐवानों को लोग उठाकर फेंक देंगे। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? ऐसे ही सर, वक्त अपने बिल्कुल अख्ताम की तरफ है। आखिरी कुछ लम्हात है, मैं चाहता हूँ आपकी दुआ के साथ हम वक्फे की तरफ जाएं और आप भी अपने रोज़े को इफ्तार करने से पहले जब दुआ करेंगे तो हम सबको और पूरे मुल्क के जितने भी हमारे मुल्क में जितने भी अवाम परेशान हैं उन सब के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा सर आप दुआ करें और उसी के साथ ही हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने अता से मौला अशरा मग़फ़िरत का आज 8वां दिन है। हमारी अपने रहमत वाले प्यारे नबी के सदक़े हमारे माँ बाप की, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। कोरोना वायरस के जितने मरीज़ हैं या अल्लाह इन सबको शिफा